नमस्कार। एटीएन न्यूज हरपल आपके साथ मैं यश राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि एक विवाद चल रहा है, एक बहस चल रही है कि पृथ्वीराज चौहान किस जाति से संबंधित थे। जहां राजपूत समाज का ये कहना है कि गौरवशाली इतिहास के अनुसार जो पृथ्वीराज चौहान है वो राजपूत बिरादरी से संबंधित है, वहीं दूसरी ओर जो राजपूत समाज है उनकी तरफ से ये दलीलें आ रही हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक गुर्जर जाति से आते हैं। इन्हीं सभी विवादों के चलते कहीं ना कहीं जो ये दो जातियां हैं उनके अंदर वैमनस्य बढ़ने की संभावना जो है हमें दिखती है, और जिसके चलते आज हम लाइव हुए हैं और कुछ एक तथ्य हमारे सामने रखेंगे कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी, जिससे ये पता लग पाएगा कि हकीकत क्या है। नरूका जी, आपका एटीएन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नरूका जी, एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कि क्या पृथ्वीराज चौहान जो है राजपूत थे या वो गुर्जर थे। तो इसके ऊपर क्या मानते हैं आप और आपका अपना क्या व्यू है, तथ्यों के साथ बताइएगा, क्योंकि बातें तो चल ही रही हैं। अब आज जरूरत है इन दोनों जाति के जो लोग हैं उनको तथ्य देखने की। ये जो सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो जंग छिड़ी हुई है, ये जंग कितनी पुरानी है? ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष, 3 वर्ष। क्या सम्राट पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश का राज्य अभी 2-3 साल में पैदा हुआ है क्या? जिस प्रकार से सूर्य पूर्व की ओर उगता है, अटल सत्य है, सर्वविदित है, इसी प्रकार से सम्राट पृथ्वीराज चौहान किस जाति और वंश के हैं ये अटल सिद्धांत है, सर्वविदित है। इस पर कुछ शत्रु लोगों के द्वारा की गई कार्रवाई है, और ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देता है जेएनयू, वामपंथ, जहां पर इस देश की सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जाति पर बहस करना इस देश का दुर्भाग्य है। अभी आप अपनी बात में कह रहे थे कि राजपूत समाज कह रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। साहब, राजपूत समाज नहीं कह रहा, तथ्य, वंश, इतिहास और प्रमाण कहता है कि वो किस कुल के थे, किस वंश के थे। राजपूत समाज को तो मजबूरी में इन्होंने कीचड़ में खड़े होकर राजपूत समाज को भी कीचड़ में उतार लिया है कि सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, भारत की आन बान शान को आज हम जाति में बांधने जा रहे हैं। कल को कोई श्री राम को कहेगा कि वो श्री राम क्षत्रिय थे, भले ही उनका वर्ण क्षत्रिय था, लेकिन कितना बुरा लगेगा जब हम कहेंगे क्षत्रिय श्री राम की जय। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्राटों को कभी भी जातियों के नाम से नहीं जाना जाता, उनके राज्य, उनकी भूमि, उनके देश के नाम से जाना जाता है, उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के नाम से जाना जाता है। मेघनाद को इंद्रजीत कहते हैं, वो इंद्र का बेटा नहीं था, इंद्र के वंश का नहीं है, उसको जीता है। ऐसे ही जिन राज्यों को, जिन विदेशी लोगों को जो योद्धा जीतते हैं उनको उनके नाम लग जाते हैं, जैसे कि शकार्याधिपति यानी शकों को हराने वाले, जैसे कि हूण का विध्वंस करने वाले मिहिर भोज प्रतिहार। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां हूण लगा देख लिया तो मिहिर भोज प्रतिहार को हूण कहने लगे। वो मिहिर कुल हूण अलग हूण था, जबकि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय वंश के सम्राट थे। गुर्जर प्रतिहार नाम का एक वंश है जिसका किसी जाति से मतलब नहीं है, वो क्षत्रिय जाति का वंश है। इसी तरीके से सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान कुल के हैं, और चौहान कुल क्षत्रियों का, सूर्य वंश का वो कुल है जिसको आबू पर्वत पर दोबारा शुद्धिकरण करके अग्निवंश के रूप में जाना जाता है, जिसको चाहमान कहते हैं। चौहान, सोलंकी, परमार और प्रतिहार, ये चारों कुल सूर्यवंश और चंद्रवंश के होते हुए भी अग्निकुंड में पुनः शुद्धिकरण, क्योंकि इन्होंने बौद्ध और जैन मत स्वीकार कर लिया था, इन्हें पुनः दीक्षित किया गया, इसलिए अग्निकुल कहलाता है। जहां तक बात आती है राजपूत जाति की, ये क्षत्रिय जाति है, इसका नाम राजपूत कब पड़ गया, ये एक छोटी सी मैं आपको बता देता हूं। सम्राट हर्षवर्धन के समय
जब सम्राट हर्षवर्धन सम्राट बने उस समय उनके पिताश्री जीवित थे, और क्षत्रियों में यह परंपरा है जब पिताश्री जीवित होता है तो अपने नाम के पहले कुंवर लगाता है, राजकुमार लगाता है, राजपुत्र लगाता है। यह वह काल था जब राजकुमार की जगह राजपुत्र शब्द प्रयोग होता था। और वह सम्राट राजपुत्र हर्षवर्धन नाम की उनकी उपाधि राजपुत्र हर्षवर्धन थी। क्योंकि जब व्यक्ति फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, तो उसके साथ साथ अन्य लोग भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग करने लगे। बाकी क्षत्रिय सामंत और क्षत्रिय राजा भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग करने लगे। 7वीं सदी से ये राजपुत्र शब्द क्षत्रियों के जाति के रूप में प्रचलित होने लगा। और 12वीं सदी तक आते आते, चूंकि आम बोलचाल में हम पुत्र को पूत बोलते हैं, पितृ को पिता बोलते हैं, मातृ को माता बोलते हैं, इसी प्रकार से राजपुत्र को राजपूत बोला जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई इतना लंबा चौड़ा भी हिसाब किताब नहीं है कि ये समझ ही नहीं बैठ रहा हो कि राजपूत शब्द क्या है। 7वीं से 12वीं सदी तक इस देश के अंदर शक, कुषाण, हूण और इनके साथ अनेक ऐसी जातियां आई जिन्होंने इस देश को पदाक्रांत किया, आक्रमण किया। लेकिन जब उनको मार पीट कर इस देश में सम्मिलित किया गया तो भारत में रहने वाली उनके व्यवसाय जैसी जातियों में उनको सम्मिलित कर दिया। यदि वो पशुपालन करने लगे तो पशुपालन जातियों में कर दिया, खेती करने लगे तो कृषक जातियों में कर दिया। और इन्हीं लोगों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार आदि ने पराजित किया। जिस क्षेत्र में ये रहते थे उस क्षेत्र का नाम इन जातियों के नाम पर पड़ गया। कभी कभी देश का नाम जाति के नाम पर पड़ता है, कभी कभी जाति का और वंश का नाम देश के नाम पर और स्थान के नाम पर पड़ता है। गुर्जरात्रा इसी तरीके से, गुर्जर जो विदेशी लोग जो थे, हूण आदि, उनके यहाँ रहने पर उन्हें गुर्जर माना गया। उस क्षेत्र को गुजरात कहते थे और उसको जिन्होंने जीता, मिहिर भोज प्रतिहार और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, भोज परमार आदि, उनको कई जगह गुर्जर देश नरेश, गुर्जर नरेश नाम से या गुर्जरों के देश का राजा के नाम से जाना जाता है। जैसे अयोध्यापति श्री राम, लंकापति रावण, किष्किंधापति महाराज बाली। इसी प्रकार से चाहे वो किसी भी जाति का हो, जिस देश पर राज करता है उस देश के नरेश के नाम जाना जाता है। इसलिए ये विवाद का विषय नहीं है। वो जाति से क्या थे सारी दुनिया जानती है। किन किन क्षेत्रों को उन्होंने जीता वो उपाधि उनको लगती चली गई। बताइए राघव, क्या कह रहे थे आप? जी, गुर्जर समाज की तरफ से दलील ये आ रही है कि जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा गया उसके अंदर कई जगहों पर गुर्जर नरेश, गुर्जर दुर्ग आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। और उनका यह मानना है कि क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग उस महाकाव्य में लिखा गया है, करा गया है, और वो महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान जी के लिए लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं वो जो गुर्जर नरेश शब्द है या गुर्जर दुर्ग जो है वो पृथ्वीराज चौहान जी के लिए, और जहां पर गुर्जर रहते थे, गुर्जर जाति के लोग रहते थे, जिन महलों में रहते थे, उन्हें गुर्जर दुर्ग कहा गया। तो कहीं ना कहीं उनका यह मानना है कि उस महाकाव्य में इन शब्दों का प्रयोग पृथ्वीराज चौहान जी के लिए किया गया। तो इस वजह से साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान जी एक गुर्जर जाति से आते थे। इस पर क्या कहेंगे आप? गुर्जर शब्द के कई अर्थ होते हैं। गुर्जर शब्द का जुझारू भी अर्थ होता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, महाभारत में श्री कृष्ण को सारथी कहा गया, महाराज शल्य को सारथी कहा गया, तो क्या श्री कृष्ण और महाराज शल्य सूत जाति के हैं? क्या सारथी है वो? नहीं, श्री कृष्ण यदुवंश शिरोमणि है और महाराज शल्य सूर्यवंश शिरोमणि है, मध्य नरेश। वो उनकी जाति सारथी नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई उपाधि मिल जाए या किसी क्षेत्र का वो राजा बन जाए तो उस क्षेत्र से उसकी जाति बदलेगी, वंश बदलेगा। गुर्जर जाति के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है विजय, पृथ्वीराज विजय में या पृथ्वीराज रासो में, वो स्थानवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। क्या पृथ्वीराज विजय में और पृथ्वीराज रासो में क्या सम्राट पृथ्वीराज चौहान को राजपुत्र नहीं कहा गया? क्या उनको क्षत्रिय राजपूत नाम से संबोधित नहीं किया गया? 2-4 जगह गुर्जर लिखने से कहती वो गुर्जर हो जाते हैं, तो हजारों जगह राजपुत्र लिखने से क्या राजपूत नहीं रहे वो? नरुका जी, बातों से बात नहीं बनेगी। आप हमें प्रमाण दीजिए इस चीज का कि पृथ्वीराज रासो में किस पेज नंबर पर लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान जी के लिए राजपूत या क्षत्रिय जो शब्द है, राजपूत योद्धा जो शब्द है, वो किस पेज नंबर पर लिखा गया है? अगर आपने पढ़ा हो तो बताएं हमें। ये पृथ्वीराज रासो है और इसको आप खोलिए, इसमें 32 नंबर पेज को निकालिए
और 32 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भले ही मर गए, भले ही मिट गए, लेकिन अपनी आन बान शान और राजपूती शान को उन्होंने मिटने नहीं दिया। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? राजेंद्र सिंह नरूका के लिए प्रयोग हुआ है ये सब, या सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए हुआ है? बताइए ये है या नहीं? पृथ्वीराज रासो के 32 नंबर पेज पे ये बात है या नहीं? या तो 32 नंबर पेज आप दिखाइए, या अभी हम इंटरनेट से सर्च करके अभी दिखाते हैं दर्शकों को भी। हम भी कर लीजिए, मैं तो फार्म हाउस पे बैठा हूं, पर मुझे ये सारी चीजें जी देखते हैं। पेज नंबर 32 आप बता रहे हैं जी? वैसे तो सभी जगह लिखा हुआ है, लेकिन खास तौर से पेज नंबर 32 खोल लीजिए आप। जी मैं पेज नंबर 32 खोल लिया है मैंने, और इसका मैं प्रिंट आउट ले रहा हूं और देखते हैं। वो थोड़ा पढ़ के बता दीजिएगा। जी 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 जी। दर्शकों बने रहे हमारे साथ। पेज नंबर 32 का हवाला इन्होंने दिया है, और पृथ्वीराज रासो हमने क्योंकि डाउनलोड तो करके रखी हुई थी, अब इन्होंने बोला है पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 निकाल सकते हैं, पेज नंबर 32 को कहीं से भी खोल लीजिए। पृथ्वीराज रासो का है। पृथ्वीराज रासो के बारे में दिग्भ्रमित क्यों होते हैं? कविवर चंद्रवरदाई के वंशज बैठे हैं, उनसे बात कर लीजिए। जी पेज नंबर 32 में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ तो है, मैं उसे अंडरलाइन कर लेता हूं, दर्शक भी देख पाए। और जो एक भ्रामकता फैली हुई है वो भी कहीं नहीं है, ये प्रोपोगेंडा है देश को सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए। ये कोई आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान कोई 2-3 साल में पैदा नहीं हुए हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी में पैदा हुए थे। ये आज 900 साल बाद अचानक ध्यान आ रहा है कि साहब क्या हो गया, कैसे हो गया? ये पेज नंबर कहीं न कहीं देश को तोड़ने के लिए समझौता किए हुए हैं। जी नरूका जी, पेज नंबर 32 हमने निकाल लिया है, प्रिंट आउट ले लिया है। दर्शकों को भी मैं पढ़ के सुनाता हूं कि जो आप कह रहे हैं वो मैंने जो कहा है वो है या नहीं उसमें? जी देखते हैं, पढ़ते हैं पेज नंबर 32 को। कायरों में भी वीरता फूंक देने वाले इस युग को हमारे साहित्यकों ने उचित ही वीर गाथा काल नाम दिया है, और हमारा पृथ्वीराज रासो अपने युग के वीरों को वीरोचित गाथा से परिपूर्ण है। जाति गौरव के लिए निजी हित अहित की अवमानना करने वाले, भारतीय मान मर्यादा के रक्षक, हिंदू शासक का आदर्श रूप से पालन करने वाले, प्राचीन संस्कृति के पोषक राजपूत योद्धाओं ने शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई। तो यहाँ राजपूत योद्धा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के लिए हुआ है या राजेंद्र सिंह नरूका के लिए हुआ है? जी अगर ये पृथ्वीराज रासो में है और पृथ्वीराज जी के लिए प्रयोग किया गया दिखता है साफ तौर पर। जी दूसरा एक और हमें नरूका जी बताइए कि जी ऐसी क्या कुछ असामाजिक तत्वों की चाल हो सकती है कि इन दो जातियों के बीच में फूट डलवाई जाए? कहीं ना कहीं यही दिखता है, क्योंकि आज से फूट है ही नहीं। चंद लोग हैं, चंद लोग। अरे गुर्जर समाज इतना महान जाति है, गुर्जर जाति, जिन्होंने, मैं कैसे उनका धन्यवाद अदा करूं, जिन माताओं ने अपने लालों को दूध नहीं पिलाकर, हम राजपुत्रों को अपना दूध पिलाकर इस देश के लिए लड़ने के लिए पैदा किया। उन माताओं के लाल ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग भड़का कर हमारे विरुद्ध, पूरे देश के विरुद्ध सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। हम उन माताओं के कर्ज को कैसे भूल जाएंगे, और उन माताओं के इन वंशजों से हम कैसे युद्ध लड़ लेंगे? ये हमारे बीच कोई भेद नहीं है। चंद लोग हैं जो इस सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं। जिस समाज ने अपने बच्चों को दूध ना पिलाकर राजपुत्रों को दूध पिलाया, राजपूत बच्चों को दूध पिलाया, उस समाज के प्रति हम तो नहीं लड़ सकते। यदि वो कोई गलती भी करेंगे तब भी हम अपनी उन ऐसी धाय माताओं के पुत्रों के खिलाफ कैसे अनर्गल प्रलाप करेंगे? मैं तो क्षत्रिय बच्चों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा, हमारा दूसरा भाई भड़क सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी भटक जाएं। हम गुर्जर माताओं के उन लालों से कभी नहीं लड़ सकते जिन्होंने अपने हिस्से का दूध हमें पिला दिया, जिन्होंने हमारे राजवंशों को बचाया, जिन्होंने